अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4-5 बड़ी ख़बरें हैं जिस पे मैं अब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो बड़ा मसला है राम मंदिर का, दूसरा ग़ुलाम नबी आज़ाद की एग्ज़िट का मसला है, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में एक अलग किस्म की दरख्वास्त दाखिल हुई है। तो इस पे बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि अब बीजेपी या नरेंद्र मोदी विकास को ढूंढने का काम छोड़ दिए हैं और सब पूरे लोगों को, जितने भक्त थे उन लोगों को लगा दिए हैं कि राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करना। वैसे भी लोग 15 लाख रुपए के इंतज़ार में सब भूल चुके हैं। 4 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा था, वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ख्वाब के तौर पे साबित हो गया है। सब चले गया है। मिला क्या लोगों को, बल्कि हिंदुस्तानियों को क्या मिला अगर देखेंगे तो 370 मिला, ट्रिपल तलाक मिला। राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। राम मंदिर का मसला कई सालों से, बल्कि कई दहों से कोर्ट में चल रहा था, उसका फैसला हो गया है। अब राम मंदिर को बनाने की बात आ गई है। याद रखिए कि राम मंदिर का जो मसला था, राम मंदिर को ही पकड़कर बीजेपी 2 एमपी से आज 302 के करीब पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह राम मंदिर के इशू को लेके बीजेपी अपने आप को मजबूत करी है, और अभी भी बीजेपी उसी में लगी हुई है। वैसे भी अगर बजट का मौसम था, अगर बजट में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारामन ये कहते कि हम 10,000 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए देते, तो मैंने समझता कि कोई दूसरी पार्टी उसकी मुखालिफत कर सकती। हो सकता कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी करते होंगे, या IUML करते होंगे, या बदरुद्दीन अजमल करते होंगे, लेकिन दूसरे लोग, सभी लोग ये मानते थे कि चूंकि भाई भगवान राम का मामला है तो कोई मुखालिफत नहीं करता था। लेकिन बीजेपी ने उस तरह के हिकमत अमली को छोड़कर घरे घर जाके चंदा वसूल करने की बात हो रही है, बल्कि लोगों से मिल बैठ के बात करके 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से लेके पैसे 20,000 रुपये तक नकद रकम जमा करें। चंदे की सियासत जो होती है, सभी लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह कितने पैसे जमा होते हैं, और उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। सबसे अचंभे की बात यह है कि राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर पैसा जो वसूल किया जा रहा है वो गरीब हिंदू भाइयों से लिया जा रहा है, बल्कि SC ST भाइयों से लिया जा रहा है। SC ST मसला ये है कि पैसे तो उनसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर जब राम मंदिर बन जाएगी तो क्या उन्हें राम मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदूइज़्म को अगर देखेंगे तो ज़ात पात की जो चक्कर में उलझा के छोड़े हैं, उसमें नीचे का आदमी यकीनन मंदिर बना सकता है, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ वो अपर कास्ट के लोग पुजारी बनते हैं, और उसके नीचे के जो सेकंड कास्ट होती है, जो वैश्या होते हैं, वो लोग जाके मंदिर में अपने दर्शन दे सकते हैं या उन्हें आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उसके नीचे की ज़ात को अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहती है। लेकिन पैसे का मसला ऐसा है कि हर एक से पैसा लिया जा रहा है। यकीनन मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे तो कि जिस तरीके से पैसे जमा हुए हैं, तेलंगाना में भी तकरीबन 60% तक का टारगेट उनका निशाना पूरा हुआ है। ये बीजेपी के या BHP के जो डिजिटल तेलंगाना के जो कायद हैं, उन्होंने ये बात कही है। बात ये हुई थी कि 70 एकड़ के एरिया को राम मंदिर के तौर पे या राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के तौर पे डेवलप करने की बात हुई थी। तो इब्तिदान ये पैसों के जब तखमीना लगाया था तो उसमें यह आया था कि 300 से 400 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, और पूरे 70 एकड़ को डेवलप करने के लिए तकरीबन 1400 से 1500 करोड़ की बात थी। लेकिन एक महीने के अंदर ही 600 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। बीजेपी ने बजट में तो पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन 600 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। ये जो बात आई है 600 करोड़ की, उसमें 60 करोड़ रुपए ये कहा जा रहा है कि जो VHP तेलंगाना के R शशिधर जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि 90,000 गाँव को 1,25,000 वॉलंटियर्स या रज़ाकार जो VHP के हैं वो लोग जाएंगे, और 10 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक नकद, और 20,000 के ऊपर जो भी होंगे वो चेक से वसूल करेंगे। तेलंगाना में ऐसा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सदर्न स्टेट्स में अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर कर्नाटका है। कर्नाटका में भी यही काम किया जा रहा है। बीजेपी बहरहाल, दरअसल बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि राम
बीजेपी के हैं। जिस तरह मोदी बीजेपी के लीडर है, वैसा राम भी बीजेपी के हैं, ये बताने की कोशिश हो रही है। शायद हो सकता है कि राम को इमामुल हिंद का जो खिताब अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो ये सोच के दिया था कि भगवान राम एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े गॉड हैं, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में इमामुल हिंद का दर्जा दिया था। लेकिन बीजेपी राम पर भी अपना कब्ज़ा मुसलत करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए शायद मध्य प्रदेश में 10 लोगों ने 1-1 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ रुपए दिए हैं और 20 लोगों ने 50-50 लाख रुपए देकर राम मंदिर में अपना, हिंदी के शब्द में अगर मैं बोलूं तो अपना योगदान दिया है। खैर बहरहाल कोशिश हो रही है, तो चंदे की सियासत शुरू हो गई है, घर घर पींच के। फिर बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि किस तरह माहौल को, इसलिए कि ना विकास मिला, ना 15 लाख मिले, ना दूसरे नौकरियों के जो वादे थे, सब खोखले साबित हुए। अब सिर्फ बात आ गई है कि हिंदू और मुसलमान, या इसी तरीके से बहरहाल पोलराइजेशन की जो बात है उस पर बीजेपी अमल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक जो दरख्वास्त दाखिल हुई है, उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन हिंदुस्तान के 29 स्टेट्स में या 29 स्टेट्स में 12 स्टेट्स में ये कहा गया है कि हिंदू माइनॉरिटी का दर्जा रखते हैं, लिहाजा हिंदूज़ को भी ये सहूलतें इन 12 रियासतों में, या बल्कि अगर टारगेटेड अगर देखेंगे तो 7 स्टेट्स में, जो ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसके लिए अश्विन उपाध्याय एक बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की है कि सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा की गई है कि वो तमाम हाई कोर्ट्स में जो रिजर्वेशन से रिलेटेड केसेस ज़ेरे दौरा हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करके इस पे कुछ ना कुछ फ़ैसला किया जाना ज़रूरी है। ये भी कहा गया है कि मिज़ोरम में हिंदुओं की तादाद सिर्फ 2.75% है, आबादी की जो 2% आबादी सिर्फ हिंदू है। उसी तरह मेघालय में 11.5% हिंदू हैं, नागालैंड में 8.75% हिंदू हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू लोग बसते हैं, गोवा, केरला, मणिपुर में तकरीबन 30% की बात आई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी हिंदुओं की तादाद कम है। लेकिन जो बात सबसे अचंभे की बात आई है कि वहाँ पे ये बताने की कोशिश हुई कि जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू हैं, जबकि बाकी के लोग, बल्कि 68% के करीब मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, ये बात भी आई है। तो साथ में ये भी बताया गया है कि 96.2% लक्षद्वीप का पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। आसाम में 34% मुसलमानों की आबादी बताई गई है, वेस्ट बंगाल में 27.5% बताई गई है, केरला में भी 26% के करीब हैं, यूपी बिहार में तकरीबन 19-20% की बात आई है। लेकिन बात यह है कि किसान एहतजाज या किसान आंदोलन के बीच में ये भी कहा गया है कि पंजाब में और हरियाणा में ख़ास तौर पे ये बताया गया है कि वहाँ पर भी हिंदुओं की तादाद कम है, सिख मेजॉरिटी में है। तो इन सब से जो स्टेट्स में मेजॉरिटी में दूसरे लोग हैं और हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे माइनॉरिटी के जो स्कीम्स है वो हिंदुओं को दिए जाएं। तो ये बात आई है। तो अब इस पे क्या होता है देखेंगे कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को नोटिस रवाना की है। अब इस पर अगली सुनवाई कब ये इसकी सुनवाई होती है ये देखेंगे। एक और बड़ी बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि एक 2012 में रेप हुआ था दिल्ली में, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था कि चलती बस में रेप हुआ और जो खाती पाए गए उन्हें भी सज़ा मिल गई है। लेकिन 2012 के रेप के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से एहतजाज बुलंद किया था या यूपीए के ख़िलाफ़ में जो पब्लिक ओपिनियन आई थी, उसके बाद 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने $113 मिलियन या 822 करोड़ रुपए का एक निर्भया फंड बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इस फंड के ज़रिए ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम, चाहे रेप, इस्मत रेज़ी का मामला हो या कोई और हो, उसको रोकने की बात आई थी। तो उसके लिए ये फ़ंड बनाया गया था।
ऑक्सफैम एक बड़ा इदारा है, उसके दो जिम्मेदार हैं, अपर्णा अल्लूरी और शादाब नज़मी। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ये फ़ंड बिल्कुल डिफंक्ट हो गया है। किसी हद तक ख़वातीन की, बच्चियों की हिफाजत के लिए ख़र्च होने से ज़्यादा ये फ़ंड को कोई और दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके लिए चाहे आप रेड टेपिज़म या बाबूइज़म को ज़िम्मेदार दीजिए, या फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि बीजेपी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होने की वजह से ये फ़ंड सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन 822 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, उसका तकरीबन 70% रकम 822 करोड़ की, समझिए 70%, 500 करोड़ के करीब रकम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की है। कहाँ यूज़ हुआ है? इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए कुछ रकम यूज़ हुई है, मुल्क में और फॉरेंसिक लैब्स के नाम पे ये रकम यूज़ हुई है, साइबर क्राइम के नाम पे ये रकम यूज़ किए गए हैं, शहर के इलाक़ों में लाइटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये रकम यूज़ की गई है। अब जो शहर हर गांव में, शहर में, सड़कों पर जो सीसीटीवी लग रहे हैं, पुलिस तो लगा रही है या दुकानदार लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसे वहाँ पर ही खर्च हुए हैं। तो ऐसे ये पैसे खर्च करते करते, बल्कि एक बड़ी रकम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फेवरेट स्कीम जो बाथरूम बनाने की स्कीम थी या शौचालय बनाने की स्कीम थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा रकम इस्तेमाल हुई है। तो आप देखिए कि जब आप, ये कैसा है, उर्दू का जो मुहावरा है कि चोर के हाथ में चाबी, जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं थी तो आप ख़वातीन 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 का नारा बुलंद करके यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम किए। जब आपके हाथ में चाबी आ गई तो आप वो पैसा तिजोरी खोल के पैसा कहीं और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी बात मैं कहूँगा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद जो 24 साल के थे जब से पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने सबसे कम उम्री में यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ली थी। उसके बाद से उनका जो तवील अरसा कांग्रेस में गुजरा है, यकीनन दो बड़े लीडर थे कांग्रेस में जिसका नाम लिया जाता है, एक अहमद पटेल, दूसरे ग़ुलाम नबी आज़ाद। ऐसा लग रहा है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी की टीम से शायद आज़ाद कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा राज्यसभा की मेंबरशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ग़ुलाम नबी आज़ाद कितने कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद थे या कितने नहीं थे, या ग़ुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी को हटाने में जो ख़त लिखे थे उसकी सज़ा के तौर पे है, या कांग्रेस माइनॉरिटी अपीज़मेंट के लेबल से हटकर हो सकता कि कुछ और ग्राउंड पर काम करके किसी और दूसरे कायदीन का इंतखाब करती है, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन ग़ुलाम नबी आज़ाद के, जिन्हें ये कहा जाता है कि क्राइसिस मैनेजर हैं, या ग़ुलाम नबी आज़ाद तेलंगाना के हद तक अगर हम बात करेंगे तो ग़ुलाम नबी आज़ाद का जो रोल रहा था 2004 में कांग्रेस को लाने में, मैं समझता हूँ कि वो एक अहम रोल था, जिसकी वजह से कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू के दौर का इख्तिताम हुआ था और कांग्रेस गवर्नमेंट को यहाँ पे दोबारा इख्तिदार दिलाने में ग़ुलाम नबी आज़ाद का बहुत बड़ा रोल था। मैं समझता हूँ कि ग़ुलाम नबी आज़ाद यकीनन हो सकता है कि कांग्रेस में ही रहेंगे, या कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने ग़ुलाम नबी आज़ाद के विदाई तकरीब में या विदाई खिताब के बाद जो आंसू बहाए हैं, काश कि 544 MPs में अगर वो एक मुसलमान को टिकट देते तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ सबका विकास या सबके 138 करोड़ के वज़ीर आज़म होने का जो दावा है उनका, उस पे कुछ खरी बात उतरती थी। लेकिन ग़ुलाम नबी आज़ाद की एग्ज़िट पर आंसू बहाए गए, और अगर ऐसा ही है तो ग़ुलाम नबी आज़ाद को क्या बीजेपी राज्यसभा में लेके उन्हें फिर मिनिस्ट्री में लेगी, ये तो आगे ही मालूम होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए शायद ग़ुलाम नबी आज़ाद को फिर से दोबारा राज्यसभा में का टिकट नहीं देंगे। वैसे भी ग़ुलाम नबी आज़ाद को देने के लिए अब कांग्रेस कौन से स्टेट से उनको देती है, ये भी एक ऐसी बात है कि फ़िलवक़्त स्टेट्स आपके पास कम हैं, और अगर आप रेन्यू करते जाएंगे तो किस तरह देंगे, ये कांग्रेस को ही सोचना पड़ेगा कि देना है या नहीं देना है। आखिरी बात ये करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इस मर्तबा मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भी
ख़वातीन बने हैं तेलंगाना में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अब तेलंगाना की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें बीजेपी की तादाद भी 4 से 40 के करीब पहुंच गई, बल्कि 50 के करीब बीजेपी के अरकान हैं। और किस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास चलेगा और किस तरह तरक्की होगी, ये देखने के लिए मैं समझता हूँ कि सभी लोग बेचैन हैं कि क्या एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है और 2 ख़वातीन मेयर और डिप्टी मेयर मिलकर किस तरह इसको हैंडल करते हैं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जो कम्युनल एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसको रोकने के लिए अच्छी हिकमत अमली की ज़रूरत है। और शायद हो सकता है कि वो टीआरएस में अभी हिकमत अमली कुछ तैयार हो रही है। और जिस तरह मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में जो इलेक्शन कमीशन के जो 2 हुक्मनामे आए थे, जिसके बाद जिसके पास भी अक्सरियत रहेगी उनका मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, तो वो जो हिकमत अमली कामयाब हुई है, मैं समझता हूँ कि टीआरएस अब फिर दोबारा ऐसी हिकमत अमली बनाकर बीजेपी को अपने जगह रोकने का एक काम करेगी, उसकी एक उम्मीद है, भरोसा है। आगे देखते हैं किस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास और तरक्याती एजेंडे पर अमल होता है, ये देखने के लिए मैं समझता हूँ कि सभी लोग तैयार हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ यहाँ पे इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र को ख़त्म करता हूँ। आइंदा हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।